नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन की वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है और लाइक का बटन सबसे पहले ये दबा दें। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेक्चर्स तो प्रोवाइड हो ही रहे हैं फ्री में, और जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, आज मैं शुरू करने से पहले इस क्लास को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। देखिए, जो क्लासेस हो रही हैं अभी आपकी, ठीक है, वो क्लासेस जैसे कई बच्चे हैं आपको बुक्स से रिलेटेड दिक्कत होती है, रिसोर्सेस आपके पास कहते हैं कि यहाँ पर बोला तो जा रहा है कि बुक्स मिल रही हैं, रिसोर्सेस मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि मुझे नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप भी साझा कर रहा हूँ वो प्लीज़ आप सभी इसे स्किप ना करें, इसे छोड़े ना, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए है। ठीक है, तो आप क्या 9711141048 इस पर तो आप व्हाट्सअप करते ही करते हो। ठीक है, अब जब इस पर आप व्हाट्सअप करते हो, जो नए बच्चे जो होते हैं, जो सबसे पहले आप मैसेज करते हो, तो जैसे ही आप हाय या फिर जो भी आप अपना मैसेज लिखते हो यहाँ पर, तो इस व्हाट्सअप पर, तो आपको सीधा क्या है, सीधा 2 मैसेज ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं। 2 मैसेज वो होते हैं आपके पास आते हैं कि एक तो लिंक दी हुई होती है टेलीग्राम ग्रुप की ओनली यूपीएससी के, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई होती है। सबसे पहले आपको यही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यही ज्वाइन करना चाहिए, और ये ज्वाइन कर लेंगे आप तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, बुक्स, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको यहां पर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, ये आपको इस तरह से करना है। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसी के साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है, मेरे नाम से है, शुभम मिश्रा के नाम से है, और इस पर आपको जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, जो भी कहे कि नोट्स कैसे बनाना है या फिर आप आंसर राइटिंग कैसे करना है, इस पर आपको इस चैनल पर आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। शुभम मिश्रा वाले चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और व्हाट्सएप भी आप जाकर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी को देखा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके बारे में थोड़ा सा जाना था कि आखिरकार ये डीपीएसपी होता क्या है और किस तरह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी काम करता है ना। ये सारी चीज़ें हमने, मतलब क्या काम है इसका, ये देखा था। ठीक है, और फिर मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी हैं, उनके प्रकार क्या है ना। तो भाई आज की जो क्लास है उसमें प्रकार देखने से पहले एक बार हम लोग 36 से 51 तक, जो 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए हैं, यानी ये जो आर्टिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रकार का मतलब आप ये समझे कि उनके निचोड़ को देखेंगे। ठीक है, कि आखिरकार ये क्या कहता है 36 से 51। तो सबसे पहले हम 36 से 51 तक एक एक देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रकार को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य की नीति, चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, चलिए देखिए, आर्टिकल 36 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद किससे शुरुआत करते हैं, आर्टिकल 36 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, देखिए साफ साफ, ज्यादा कुछ करना नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि वह नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा है। क्या कहता है ये भैया, कि नीति, मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है, निर्देशक तत्वों के संदर्भ में क्या है भैया, राज्य की जो परिभाषा है, क्या है भैया, संदर्भ में राज्य की परिभाषा को क्या करता है, ये बताता है। स्टेट की डिफिनीशन क्या है, ठीक है, स्टेट की डिफिनीशन क्या है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आप ये कहें कि इसके बैकग्राउंड में अगर राज्य को हम समझने की कोशिश करेंगे तो राज्य क्या होता है, राज्य क्या परिभाषा है, ये यहाँ पर आर्टिकल 36 में दिया गया है। देखिए, ये जो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है वो ये क्या है कि भैया जो भारत सरकार है, ठीक है,
राज्य, राज्य होता क्या है ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर राज्य का मतलब बताया गया है जो भारत, हमारी भारत सरकार है ना, और हमारी जो विधान मंडलें हैं या फिर हमारी जो संसद है, संसद मतलब पार्लियामेंट, वही जो यहाँ पर दिल्ली में बैठती है ना, तो ये भारत सरकार संसद है हमारी, जो मतलब पार्लियामेंट है। और जो राज्य सरकारें हैं, यानी आप जिस स्टेट से आते हैं, जैसे आप एमपी से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, या फिर कहीं किसी स्टेट से आते हैं, वहाँ की राज्य सरकारें भी होती है ना। तो ये भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, और इसी के साथ साथ क्या भैया, ये जो विधान मंडल है, मतलब विधान मंडल है, मैंने बताया था ना, कई कई जगहों पर कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान मंडल दोनों हैं। तो ये सारे क्या है, इन सारों को, मतलब इन सभी को मिलाकर क्या है, राज्य कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर क्या है, राज्य कहा जाता है। वही मामला है कि सारे क्या है, सारा इसमें कवर हो जाएगा। राज्य की ये परिभाषा बताने की कोशिश की गई है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से आर्टिकल 36 में क्या है, डिफिनीशन दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, तो एक बार नोट डाउन कर ले। चलिए, नोट्स बनाते रहें, बार बार कहता हूं, और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर किया करें, कम से कम 10 अपने दोस्तों तक शेयर किया करें, या फिर कहीं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर किया करें, और लाइक का बटन जरूर दबा दें। पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे है, समझ में आता है तो भी आप बताएं। चलिए, आर्टिकल 37 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 37 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आर्टिकल 37 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 37 में ये दिया गया है कि भैया जो न्यायालय है, बात को समझिएगा, जो हमारा क्या है, न्यायालय है, न्यायालय में आप इसको नहीं लेकर जा सकते। यानी डीपीएसपी, जो मैंने कल बताया था ना, पढ़ाया था ना, कि भैया मूल अधिकार का हनन होता है तो क्या है, आप जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ बताइए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, या हाई कोर्ट जा सकते हैं ना, 226 और 32 के तहत। लेकिन यहाँ 37 में ये कहा गया है कि अगर ये डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी को लेकर ये निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर हो गया मामला। तो क्या कहा गया भैया, इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होते हुए देश के शासन में मूलभूत होना है, ठीक है। तो ये क्या है, आप वही लिख लें जो लास्ट मैंने कल की क्लास में आर्टिकल 37 आपको बताया था, कि शासन के मूलभूत आधार हैं, इनको लागू कराने के लिए आप क्या है, आप कोई भी व्यक्ति क्या है, न्यायपालिका नहीं जा सकता। क्लियर हो गया मामला। 37 तो मैंने कल ही बता दिया था आपको। चलिए, अब आर्टिकल क्या देखते हैं, आर्टिकल 38। किसी को मालूम है आर्टिकल 38 क्या है, किसी को मालूम है, प्लीज एक बार बताएं, किसी को मालूम हो तो। चलिए देखिए, ये आर्टिकल 38 कहता है कि भैया हमारा जो समाज है, राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए काम करेगा। राज्य किसके लिए, लोक कल्याण। मतलब लोक कौन है, लोक मतलब आम, हम, आप, ये क्या है, लोक ही तो है। पूरी जो ये समाज जो है, तो ये राज्य समाज कल्याण के लिए काम करेगा, ठीक है, वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। किसके लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगा, मतलब सबका कल्याण हो। कैसे कल्याण हो, जैसे सामाजिक कल्याण हो। कैसे, सामाजिक कल्याण मतलब क्या, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक, और यहां पर राजनीतिक। राजनीतिक मतलब क्या है, इसका कह रहा है कि भैया सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, ठीक है। क्या बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब क्या, कि व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, और राजनीतिक क्या है, न्याय मिले। इसका क्या मतलब है, यहाँ आर्टिकल 38 जो कह रहा है। देखिए, सामाजिक न्याय क्या मतलब, क्या कि भैया सभी समाज में, अगर जेठालाल है और ये भिड़े है, या फिर और ये कोई और व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, तो ये क्या है, इनका समाज में क्या है, समान क्या स्थान हो। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच वाला मामला हो। तो राज्य ये क्या करेगा, राज्य ये कोशिश करेगा क्या, कि सामाजिक न्याय मिले सभी को, मतलब सभी को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय। ऐसे ही आर्थिक न्याय भी, वही ऊंच नीच वाला मामला, ठीक है, सभी खत्म होना चाहिए। सभी समान रूप में अर्थव्यवस्था में सभी समान रूप में एक लेवल पर हो, है ना। आर्थिक रूप ऐसा ना हो कि भैया वो किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के हाथ में कोई गरीबी से नीचे एकदम जा रहा है। तो जो राज्य है वो कल्याणकारी योजनाएं लाएंगी। राज्य क्या है, ऐसा
प्रयत्न करेगी, ऐसा क्या करेगी भैया, प्रोविजन करेगी, उसकी नीतियां कुछ ऐसी होंगी कि आर्थिक न्याय सभी को मिल सके, सभी क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था में अपने ये कहें कि अपना जो है प्रोग्रेस कर सके आर्थिक मामलों में। वैसे ही राजनीतिक न्याय भी है, मतलब सभी को समान रूप में राजनीतिक न्याय मिले, मतलब ऐसा ना हो कि भैया अवसर जो है राजनीति वाला अवसर किसी खास व्यक्ति को मिल रहा है, जैसे आप ये कोई नेता है, बड़ा नेता है, तो उसके बेटे को मिल रहा है, फिर अगले इसके बेटे को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये राजनीतिक न्याय वाला मामला नहीं। और ये जो आम इंसान है वो राजनीति में एंटर ही नहीं कर पाया, तो कहने का मतलब राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। तो क्या है, राज्य क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि क्या मिले, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप सभी को मिल सके, हम सभी को मिल सके। ठीक है, मामला क्लियर हो गया। तो क्या है, यहां पर लिख सकते हैं हम क्या भैया, राज्य क्या है, राज्य लोक कल्याण, जनहित में हम कह सकते हैं। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए मतलब के लिए क्या कर सकता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक लिख सकते हैं हम, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करेगा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है, रखने के लिए क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करेगा, न्याय करेगा, या फिर हो सके ये सामाजिक, आर्थिक न्याय जो है, राजनीतिक न्याय, ये सभी को मिल सके, इसलिए ये क्या बोलते हैं, राज्य ये करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 37 समझ में आ गया, एक बार प्लीज, सॉरी 38 समझ में आ गया, एक बार प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आर्टिकल जो 38 है वो आपको समझ में आ गया। अब ये आर्टिकल 38 का एक पार्ट है, पहला है, इसी आर्टिकल 38 में यानी अनुच्छेद 38 में एक दूसरा भी पार्ट दिया गया, पहला है ये, और इसी 38 में, अनुच्छेद 38 में क्या किया गया है, दूसरा भी दिया गया है पार्ट। अब ये दूसरा क्या है, मैं पेजेस और ले लेता हूँ, चलिए, तो ये दूसरा पार्ट क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। लाइक का बटन जरूर दबा दें, अगर अभी तक आपने नहीं प्रेस किया है लाइक का बटन, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद 38 का दूसरा देखते हैं कि क्या कहता है ये अनुच्छेद 38 का दूसरा पार्ट। किसी को मालूम है कि दूसरा पार्ट क्या कहता है, प्लीज किसी को मालूम है तो आप बताएं। देखिए यहां पर ये 38(2) जो है वो कहता है कि भी आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन, राज्य। राज्य क्या करेगा, राज्य ये करेगा कि भैया आय, आय क्या है और क्या है भैया, सुविधाओं तथा क्या है, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को दूर करेगा, दूर करेगा। बात समझिएगा, मतलब अगर राज्य क्या करेगा, राज्य का ये क्या है, ये दायित्व तो बनता है, ठीक है, राज्य इसके लिए काम करेगा कि आय, मतलब कि सभी की आय क्या है, ऐसा ना हो किसी की आय इतनी ज़्यादा हो, किसी की आय, मतलब ये क्या है, ये जो मामला आय वाला है, सुविधाएं सभी को समान मिलनी चाहिए, ऐसा ना है कि किसी को ज़्यादा सुविधा मिल रही, किसी को कम, और या अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, है ना, मैंने पढ़ा है ना, मूल अधिकार में भी हमने पढ़ा, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो असमानता है, यानी आय में जो असमानता है, सुविधाओं में जो असमानता है और अवसर में जो असमानता है, ये तो उस असमानता को दूर करेगा राज्य। ठीक है, सभी को समान, आय में भी समान लाएगा, सुविधाओं में भी समानता लाएगा, अवसरों में भी समानता लाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आर्टिकल 38(2) में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। क्लियर हो गया मामला 38 का। एक बार बताएं प्लीज, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, क्या भैया, अच्छा मैं बार बार कहता हूँ, जब हिंदी मीडियम से हो आप, मैं जैसे कभी कभी आर्टिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम से आप तो यहाँ अनुच्छेद लिखा करो, ठीक है, अनुच्छेद लिखा करो। अगर इंग्लिश से हो तो आर्टिकल लिखा करो। मैं लिख देता हूँ, इसका ये मतलब ना कि आप समझो कि भैया आप भी लिखोगे नोट्स में, नहीं, आप अनुच्छेद लिखा करो, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या है, देखिए ये 39 आर्टिकल जो 39 है वो क्या है, वो सरकार की कुछ नीतियों के बारे में बताता है। क्या कि सरकार की ये नीतियां होनी चाहिए, क्या है, सरकार की नीतियों के बारे में बताता है कि सरकार को इन नीतियों पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए।
क्लियर। तो वो क्या नीतियां हैं, ये रिकमेंड करता है सरकार को, कि ये सुझाव देता है, ठीक है, इस सरकार को इन पॉलिसीज पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या पॉलिसीज हैं, क्या नीतियां हैं, वो हम देखते हैं। तो 39 में पहला ये कहा है कि क्या कहा है कि भैया राज्य जो है वो पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार देगा। क्या मतलब है, देखते हैं, पहले लिखता हूं। क्या है, पुरुषों व स्त्रियों को क्या करेगा राज्य, पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका का क्या करेगा, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। मतलब आप समझिएगा, ये जो राज्य है हमारा, ये मेल्स और फीमेल्स की आजीविका का क्या मतलब है, आजीविका का मतलब है जो रोजगार है, ठीक है, रोजगार मतलब नौकरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो जो राज्य है वो ऐसी नीति बनाएगा जिससे पुरुष और स्त्री, मेल्स फीमेल्स को रोजगार के पर्याप्त साधन का अधिकार हो। बात समझिएगा, ठीक है, साधन मिल सके रोजगार के, क्या मिल सके, रोजगार के साधन मिल सके, रोजगार उन्हें मिल सके। तो ये अधिकार उन्हें मिले, किसका, रोजगार का अधिकार मिले पुरुषों और स्त्रियों के को, ये राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा, ऐसी कोशिश करेगा। मामला क्लियर हो गया। तो यहां पर आर्टिकल 39 का पहला ये जो पार्ट है वो ये कहता है। आगे 39 का आगे क्या कहता है, 39 ये कहता है भैया कि समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। क्या मतलब है इसका, देखिए क्या कहता है, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व अवसर व वितरण, ठीक है। देखिए यहां पर कहता है समाज के भौतिक संसाधन, मतलब ऐसा ना हो कि समाज है तो वहां पर समाज में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, उनको कोई एक खास वर्ग, कोई अमीर वर्ग ही उस पर अधिकार जता रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस पर अगर भारत देश में जो संसाधन है, ठीक है, इस संसाधनों पर, इस रिसोर्सेस पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, समान तरीके से उसका प्रयोग वितरण होना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि भैया सभी को समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण, मतलब उचित स्वामित्व का मतलब ऐसा है कि भैया जिसको है उसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो किसी खास को संसाधनों मतलब किसी खास को उस संसाधन का प्रयोग करने को दे दिया, नहीं, यहाँ पर क्या है, सभी को समान चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उचित स्वामित्व व वितरण की बात करता है। चलिए अब आर्टिकल इसी में और आगे क्या कहता है, 39 और आगे क्या कहता है, कहता है भैया अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों का हितकारी केंद्रीकरण का निषेध। बात को समझिएगा, मैं लिखता हूं पहले, अर्थव्यवस्था, अच्छा ये जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, ये देखिए कई बार आप क्लास करते हैं, आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस करते होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं बताई जाती हैं, वो सीधा सीधा अभी जो मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे कि आर्टिकल ये जो डीपीएसपी है वो वाकई कहता क्या है, क्या अर्थ निकलता है डीपीएसपी का, वहाँ पर बताकर चीज़ें समाप्त कर दी जाती हैं। जो एक एक आर्टिकल्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे ये अब डीपीएसपी में तो फिलहाल नहीं बताया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है कुछ इसमें से वही बताए जाते हैं। 44 हो गया आपका, और आपका 48 हो गया, कुछ मतलब ऐसे कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स ही बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, कहा है अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। बात को समझिएगा, मतलब जो देश में अर्थव्यवस्था चल रही है, मतलब देश में अर्थव्यवस्था जो चल रही है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उत्पादन के साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का मतलब जैसे कोई उत्पादन हो रहा है तो ऐसा ना हो कि किसी कहने का मतलब है अंबानी हो गया, तो अंबानी ये जो उत्पादन है ऐसा ना हो कि अंबानी के हाथों ही पूरा क्या है, उनके हाथों ही चला जाए, किसी एक के हाथ में ना रहे, केंद्रीकरण का मामला ना रहे। इस पर क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, निषेध लगाएगी, इस पर क्या करेगी, रोक लगाएगी। तो क्या है, ये कहा गया अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों में अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध करेगी सरकार,
ठीक है, ऐसा प्रयत्न करेगी, ऐसी नीतियां लेकर आएगी। बात क्लियर हो गया मामला? तो इसको एक बार प्लीज नोट डाउन करते रहें, ठीक है। अब आगे 39 में आगे क्या कहा है, चौथे में क्या कहा है, मतलब ये मामला चल रहा है, आप ये ऐसे समझिए, ये 39 का 39 का ए है, ये मतलब का है, इंग्लिश वाले ए लिख दें और हिंदी वाले का लिख दें। ये का है, ये खा है, और ये आपका गा है, और ये एक मिनट ये घा है, इस तरह से है, ठीक है। इंग्लिश वाले ABCD कर लें, ठीक है, उसी सीरीज में, ठीक है। तो ये घा वाला पार्ट है, वो क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है कि भैया पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या ये तो सुना होगा ना, पुरुष व स्त्रियों के लिए क्या कह रहा है भैया, स्त्रियों के लिए समान कार्य में समान वेतन। ये तो सुना होगा, समान कार्य में समान वेतन, कार्य में समान वेतन, समान वेतन। मतलब आप देखते होंगे कई जगहों पर जब उसी काम के लिए, मान लेते हैं ये पोस्ट किसी कंपनी ने निकाली, ठीक है, किसी कंपनी ने एक पोस्ट निकाली, किसी का वैकेंसी निकाली किसी के लिए, तो वहीं पर क्या करता है कंपनी, क्या करती है, ज़्यादातर होता है कि पुरुषों को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसा देती है और महिलाओं को उसी काम के लिए कम पैसा देती है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, स्त्रियों को कम कर भी, मतलब उनका जो सोसाइटी में वो रोल है वो उस तरह से नहीं आए। तो यही कहता है कि सरकार जो है ये प्रयत्न करेगी अपनी नीतियों में कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य, मतलब जो कार्य पुरुष कर रहे हैं और स्त्री कर रहे हैं, दोनों अगर एक ही कार्य करें तो उनको समान वेतन मिले, वही वेतन दिया जाए। ऐसा ऊंच नीच वाला मामला नहीं कि इनको मान लेते हैं कोई 20,000 दे रहा है तो इनको 15 ही दिया जाए महिलाओं को, ऐसा नहीं है। इसको 1 लाख दिया जा रहा है तो इन्हें 50 ही दिया जाए, 80 दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये समान के लिए समान वाला मामला है, ठीक है। अगर सेम काम कोई कर रहा है तो पुरुष स्त्रियों में भेद नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेतन वाले मामले में। तो ये कहा गया है, ठीक है। तो अच्छा, ये मुद्दा जोरों पर रहता भी है और आज की डेट में भी यही देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं वेतन के रूप में, ठीक है। तो ये चलता है, इसलिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, ठीक है। चलिए फिर आगे इसी में क्या कहता है, इसी आर्टिकल 39 में ही आगे ऐड ऑन किया है कि बच्चों, क्या है, बच्चों को गरिमा के साथ क्या है, विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना, के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। बच्चों को क्या है, शोषण से बचाना, बात समझिएगा। मतलब जो बच्चे हैं उनकी गरिमा के साथ विकास हो, ऐसा ना हो कि भैया राज्य ये प्रयत्न करेगा कि जो बच्चे हैं उनका एक कहे कि बेसिक, ऐसा ना हो कि ऊंच नीच वाला मामला हो, कि जो उन्हें अवसर मिलने चाहिए बच्चों को उनके विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए अवसर जो मिलने चाहिए वो वहाँ पर इनको मिलना चाहिए। जैसे स्कूल वाला ही मामला हम समझ लें, इसको स्कूल में ही देख सकते हैं। तो बच्चा स्कूल जाएगा, उसका क्या है, हर तरह का विकास होता है ना स्कूल में। तो ये स्कूल वाले मामले को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी संदर्भ में कि स्कूल जाएगा, उसका गरिमामय तरीके से विकास होगा। बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, ठीक है। गरीब अगर बच्चा है कहीं और कहीं सड़क पर मान लेते हैं, लोग उसे लगा देते हैं वहाँ पर, आप लोगों से पैसे मांगने के लिए, तो ये क्या, उसका विकास रुक जाएगा ना, गरिमामय जीवन तो मामला खत्म ही हो जाएगा। तो ये राज्य प्रयत्न करेगा कि बच्चों को गरिमा के साथ उसका विकास का अवसर मिले और शोषण से बचाया जा सके। जैसा कि बताया ना, बच्चों को शोषण से बचाने का क्या है कि लोग बच्चों को क्या करते हैं, कई ऐसी कंपनियों में लगा देते हैं, कहीं उनसे बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला मामला होता है ना, उनको बेच दिया जाता है बच्चों को। तो ये इससे शोषण वाला मामला जो है वो थोड़ा सा कहा है कि सरकार ऐसा प्रयत्न करेगा कि इन नीतियों का, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 39 था, ये आर्टिकल 39 इस तरह से ये मामला कुछ दिखता है, ठीक है। नोट डाउन कर ले प्लीज़ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 39 तो हमने यहां पर देखा, 39 में क्या है, ये सारी चीजें आर्टिकल 39 यानी अनुच्छेद 39 में तो दी गई हैं। अब अनुच्छेद 39 का क्या है, अनुच्छेद 39 का एक और इसी में पार्ट है, क्या है, अनुच्छेद 39 का हम ये कह सकते हैं कि अगला पार्ट का इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर कहा गया है कि भैया समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। क्या मतलब है इसका,
देखते हैं, पहले लिखता हूं मैं, क्या लिखा है, समान अवसर के आधार पर क्या है भैया, आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, मैं ये कई बार वर्ड्स क्लियर नहीं होते तो मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, जैसे पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर नहीं अगर यहाँ पर लिखा गया तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको आप सुनकर भी लिख लें। तो निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात करता है, क्या है, फ्री लीगल एड की बात कर रहा है, ठीक है। उपलब्ध कराना तथा या फिर ताकि गरीब बच्चों को क्या हो, गरीब बच्चों को या फिर गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, ठीक है। देखिए यहां पर है कि भैया समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब क्या, सभी को समान अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसी आधार पर न्याय मिले। ऐसा ना हो कि भैया न्याय देने में क्या हो, न्याय देने में ऊंच नीच वाला मामला हो, अंबानी हो तो भैया यहाँ पर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और ये कोई अपराध कर दिया तो इसको वहाँ पर सज़ा नहीं दी जाएगी, और ये गरीब जो व्यक्ति है वो सज़ा नहीं भी किया तो वहाँ पर इसको सज़ा। तो ये क्या है, न्याय जो है वो उचित होना चाहिए, ठीक है, समान अवसर के आधार पर, और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। बात समझिएगा, फ्री लीगल एड मिले, मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ पर अगर वो कहाँ जाता है, वहाँ उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके पास अगर पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, वकील रखने के, तो वहाँ पर क्या है, सरकार अपनी तरफ से उसको एक वकील देती है ना, ताकि उसका पक्ष भी जाना जा सके, है ना। ऐसा ना हो कि उसे पकड़ लिया गया, उसके पास पैसे नहीं वकील रखने को, तो उसे कहीं भी ले जाकर आप उसकी सुनवाई ही ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, यही निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक मतलब वही लीगल एड वाला मामला है, ठीक है, कराना, ताकि गरीब को अन्याय का शिकार जो है, गरीब जो है अन्याय का शिकार उसे ना हो और चीज़ें सही से ढंग से सामने आ सकें, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 39 में ही दिया गया है। बात क्लियर हो गया मामला। तो ये क्या है, 39 में ये सारी चीजें दी गई हैं। अब आर्टिकल 40 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 क्या कहता है। देखिए यहां पर कहा गया है कि भैया ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा क्या है भैया, तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देना, शासन की इकाइयों के रूप में क्या देना, के रूप में शक्तियां देना, ठीक है, के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देना कह सकते हैं। उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देना, शक्तियां या फिर शक्तियां देना ही कह सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल जो हमने अनुसूची पढ़ी थी, याद है आप सभी को अनुसूची पढ़ी थी, है ना। अनुसूची 10 पढ़ा था हमने, अनुसूची 11 पढ़ा था, अनुसूची 12 पढ़ा था, अनुसूची 9 पढ़ा था। ये सारी अनुसूचियां 12 अनुसूची है ना, हमने देखा था ना। अनुसूची में 10 में क्या है, दल बदल वाला मामला देखा था ना। अब ये जो क्या है भैया, आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12 वाला मामला है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि भैया जो ग्राम पंचायतें हैं उनको क्या है, उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं इन चीज़ों पर, क्या इन विषयों पर क्या है, कानून बनाने की सारी चीज़ें हैं ना। तो ये कहा गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ देना, मतलब ग्राम पंचायतों को जो शक्तियाँ मिलती हैं वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अच्छा, ये आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है कभी कभी, और यूपीएससी में भी घुमा फिरा के कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 40 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 40। चलिए ये रहा अनुच्छेद 40। अब आगे अनुच्छेद 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद लिख लेना आप। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 41 कहता है कि भैया
कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अशक्त की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का यहाँ पर लोगों को अधिकार है। क्या कहता है भैया? कहता है कुछ दशाओं में विशेषता मतलब आप ये कहे बुढ़ापे में या फिर बेरोजगारी में या फिर बीमारी में, ठीक है, बीमारी में या अशक्तता में, ठीक है, किसमें? अशक्तता में। ये क्या है भैया? कि दशा में काम, शिक्षा, क्या है? शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार बात समझिएगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर कोई बुढ़ापा है किसी का, ठीक है, किसी का क्या है? बुढ़ापा है, किसी को कोई पास बेरोजगारी है, मतलब रोजगार नहीं, या कोई बीमार है या अशक्त है, तो राज्य क्या है? राज्य ऐसी नीतियां लेकर आएगा। किसके लिए? मतलब बूढ़े लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई नीति लाएगा, बीमार लोगों के लिए नीति लाएगा कि इनकी क्या है? इनको सहायता दी जा सके। क्या है? ऐसा क्या है? राज्य ये प्रयत्न करेगा। डीपीएसपी में दिया गया है, ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये दिया गया है कि कुछ जैसे बूढ़ों के लिए पेंशन ले आती है, कभी कभी राज्य नीतियां बनाती है पेंशन के लिए, बेरोजगारों के लिए कभी कभी बेरोजगारी भत्ता लेकर आ जाती है सरकार, है ना, और बीमारों के लिए कहती है भैया हाँ अगर इतने तक का क्या है फ्री इलाज। ये सब क्या है? ये सब डीपीएसपी का एक पार्ट ही समझिए। अब ये जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करनी चाहिए। ये जो नीतियां आ रही हैं वो क्या है? ये कल्याणकारी सरकारें, जो कोई भी सरकार जो नीति लेकर आ रही है उस नीति का क्या मतलब है? उस नीति का यही मतलब होता है ना कि समाज का कल्याण किया जाए उस नीतियों से। जैसे अटल पेंशन योजना अगर आ गया, या फिर कोई बेरोजगारी से संबंधित कोई भत्ता आ रहा है, या फिर आप बीमारी से संबंधित आप ये समझिए कि कोई स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां सरकार निकाल रही है। मान लेते हैं कि इतने पैसे तक फ्री इलाज दे रही है सरकार, तो ये सब नीतियां जो निकाल रही है सरकार वो क्या है? उससे समाज कल्याण हो सके, समाज में लोगों को अपना क्या है? अधिकार मिल सके। तो यही है आर्टिकल 41। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये आंसर राइटिंग करते वक्त आपको या फिर पढ़ते वक्त आपको चीज़ें समझनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलिए आर्टिकल 41 ये हमारा हमने देख लिया, ठीक है। अब अनुच्छेद 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 42 ये साफ साफ कहता है कि भैया काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ये जो है सरकार करेगी। क्या कहता भैया? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति, मतलब आप ये समझिए यहाँ पर ये कहा गया है, मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर कई बार होता है कि फीमेल्स जो है वो कहीं वर्क कर रही होती हैं, है ना, कहीं किसी कंपनी में होती हैं, कहीं किसी जगहों पर होती हैं, तो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्या है, जो प्रसव के दौरान उन्हें क्या है, उन्हें छुट्टियां दी जाएंगी, ठीक है। उनको छुट्टियों की चिंता रहती है ना, कि भैया मैं नौकरी तो कर रही हूँ इस कंपनी में यहाँ पर, और प्रेगनेंसी के दौरान मैं यहाँ पर चिंता उन्हें रहती है कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, प्रसव के दौरान इनको छुट्टियां देनी चाहिए, ठीक है, ये नीतियां सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रसव के दौरान उनको क्या भैया ये छुट्टियां मिलनी चाहिए प्रसूति के दौरान। तो ये क्या है, ताकि वो सही ढंग से क्या है अपना वो जो उनका टेन्योर चल रहा होता है उसे सही ढंग से अपना, उन्हें हेल्थ में कोई इशू ना आए, तो यहाँ पर क्या है, ये सरकार ये क्या करेगी, प्रावधान करेगी। और इन छुट्टियों पर ऐसा ना हो कि लोगों को रहता है कि हाँ यहाँ पर हमने प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर छुट्टियाँ ले ली तो कहीं ये जो मालिक है वो नौकरी से निकाल दे, बॉस नौकरी से निकाल दे, तो ये मामला रहता है। तो ये सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी, सरकार क्या करेगी, सरकारी नौकरियों में भी और जगहों पर भी ये ऐसा प्रयत्न करेगी कि ये सारी चीज़ें लोग को समान अवसर मिल सके, ठीक है। अब आर्टिकल 43 देखने से पहले, अनुच्छेद 43 देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, मतलब पीछे ले चलता हूं। जो जितने आर्टिकल्स हमने देखे, कितने देख लिए भाई हमने आज हमने देख लिए आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, और 38 में भी क्या है, बहुत सारे आपको यहाँ पर 2 पार्ट हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 39 को देख लिया, है ना, ये लंबा है, ठीक है। फिर आर्टिकल
39 में दूसरा भी पार्ट देखा, फिर 40 को देखा हमने, 41 को देखा, 42 को देखा, ठीक है। इस तरह से 7 तो आप ये कहें कि जो आप रिवीजन का दौर है वो आपको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्लासेस कर लिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि आंसर लिखते वक्त आपके पास ठीक ठाक क्या रहे, ठीक ठाक मैटर रहे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आर्टिकल 44 को 43 को कल फिर से कंटिन्यू करेंगे और 43 से लेकर 51 तक जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निचोड़ देखेंगे कि निचोड़ क्या है ये मामला, कि क्या है ये डीपीएसपी और क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से ये मूल अधिकारों से और डीपीएसपी से किस तरह से टकराव थोड़ा सा होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।